लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। तो जैसे कि नाम से कुछ समझने आ रहा होगा या नाम से कुछ आपको कुछ तो आइडिया हो रहा होगा। पैरेलल लाइंस आपने कहीं ना कहीं इससे पहले शायद सुना होगा, ट्रांसवर्सल नहीं सुना होगा, पर पैरेलल लाइंस तो सुना होगा। बेसिकली हम पैरेलल लाइंस कहते किसे हैं? पैरेलल लाइंस हम वो लाइंस को कहते हैं जो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। अगर हिंदी में कहूँ तो दो लाइन जो आपस में कभी भी मिलती नहीं है, एक दूसरे को काटती नहीं है, वो लाइंस क्या कहलाती है? पैरेलल लाइंस कहलाती है। जैसे कि ये एक लाइन और ये एक लाइन, ये ऐसे बढ़ रही है और ये ऐसे बढ़ी है, और हमें इसे सपोज करो बढ़ती रहेगी आगे, और हम ये मानकर चलते हैं या आगे जाकर भी कभी किसी से मिलेगी नहीं, तो ये क्या कहलाएगी? पैरेलल लाइन कहलाएगी। जैसे कि लाइन और यहाँ से एक ऐसी लाइन, तो ये भी क्या कहलाएगी? पैरेलल लाइंस कहलाएगी। काफी ज्यादा डिटेल में नहीं आऊंगा, पैरेलल लाइंस काफी सिंपल सा कंसेप्ट है, तो अपनी बुक में लिख लो कि पैरेलल लाइंस किसे कहते हैं। पैरेलल लाइंस आर दोस लाइन व्हिच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी कि ये ऐसी दो लाइन है जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, आपस में कभी भी मिलती नहीं है, और ना ही आपस में एक दूसरे को काटती है। ठीक है, समझ के? अच्छा, अब आते हैं हम ट्रांसवर्सल पर, कि ट्रांसवर्सल किसे कहते हैं या ट्रांसवर्सल कौन सी लाइन होती है। ट्रांसवर्सल एक ऐसी लाइन होती है जो किसी दो लाइन को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करे। सबसे पहले मैं डिस्टिंक्ट का मतलब बताना चाहूंगा। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग, यानी कि एक ऐसी लाइन जो दो लाइन को कट तो कर रही है, पर जब कट कर रही है तो दो अलग अलग पॉइंट्स पर कट कर रही है। जैसे कि अगर ये लाइन L है, ये लाइन M है, और यहाँ पर एक लाइन कट हो रही है, सपोज करो इस लाइन का नाम है X, तो इस पॉइंट पर सपोज करो कट हो रही है, इसे हमने A नाम दे दिया। इस पॉइंट पर कट हो रही है, इसे हमने क्या नाम दे दिया? B नाम दे दिया। तो क्या ये लाइन X दो लाइन पर कट कर रही है? हाँ। क्या ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट कर रही है? जी हाँ। तो ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी ट्रांसवर्सल। क्या कहलाएगी? ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल का डेफिनेशन बताओ कि ट्रांसवर्सल का डेफिनेशन क्या होगा? ट्रांसवर्सल का डेफिनेशन ये होगा कि एक ऐसी लाइन जो दो लाइंस को क्या करेगी? कट करेगी, और दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर क्या करना चाहिए? कट करना चाहिए। तो उस लाइन को हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल कहते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ट्रांसवर्सल का डेफिनेशन भी लिखिए। तो इस तरह से हमारी दो बातें यहाँ पर हो गई। आपको ये दोनों बातों को लिखना है। आपको पहले तो पैरेलल लाइंस के बारे में लिखना है कि आपको पैरेलल लाइंस क्या समझा, पहली चीज, और दूसरा क्या हमने पढ़ा? ट्रांसवर्सल पढ़ा। तो आपको ट्रांसवर्सल के बारे में लिखना है कि आपको ट्रांसवर्सल क्या समझा। ठीक है, तो ये दो बातें। ठीक है, मैं डेफिनेशन डिटेल इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैथ्स में डेफिनेशन तो नहीं पूछा जाएगा यहाँ पर, बहुत ही रेयर केस है। मैं इसीलिए आपको लिखने कह रहा हूँ कि अगर जब आप अपनी भाषा में जब खुद नहीं लिखेंगे तब तक आपको समझेगा नहीं। तो मैंने आपको पैरेलल लाइंस बता दिया और ट्रांसवर्सल बता दिया। मैं आखिरी बार रिपीट कर रहा हूँ, पैरेलल लाइंस क्या होती है बताओ? जोर से बोलो। पैरेलल लाइंस एक ऐसी लाइंस होती है जो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, दूसरे को कभी भी काटती नहीं है। ट्रांसवर्सल क्या होता है? ट्रांसवर्सल एक ऐसी लाइन है जो दो लाइंस को क्या करेगी? कट करेगी। कितने पॉइंट्स पर कट करेगी? दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करेगी। तो उसे हम क्या कहेंगे? ट्रांसवर्सल कहेंगे। ये दो बातें समझने आ गई? शाबाश। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम बढ़ेंगे काफी इंपॉर्टेंट चीज की तरफ। जब दो पैरेलल लाइंस मिलकर, जब दो पैरेलल लाइंस मिलती है उसके साथ एक ट्रांसवर्सल होता है, ये तो ये तिगड़ी मिलकर धमाल मचाती है एक्चुअली। हाँ, काफी ज्यादा, और आपके दिमाग में भी एक तरह से हलचल मच जाएगी। यार देखो कैसे, हम एक टिक्यू का डायग्राम लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना क्या बता रहा हूं मैं, एक एक करके एक एक चीज बताऊंगा। हाँ, याद रहेगा? ठीक है, अच्छा। हाँ, मैं टिक्यू में जो डायग्राम है उसे ले रहा हूं। ये जो पॉइंट है बेटा ए है। आप भी मेरे साथ अपनी किताब में डायग्राम को बनाइए। चलिए, यहां पर Q है, यहां पर N है, यहां पर S है, यहां पर P है, यहां पर R है, और यहां पर T है। फेयर इनफ? हाँ, सबसे पहले मैं इसको नाम देता हूँ। इस लाइन को यहाँ पर नाम नहीं है, मैं इसे नाम देता हूँ। ये x है, और ये जो है
ये इसे ले लेते हैं कैपिटल जेड और इसे ले लेते हैं कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, सबसे पहले ये दो पैरेलल लाइन है, आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही। कौन सी लाइन? डब्ल्यू और जेड आपस में इंटरसेक्ट कर रही है कि नहीं इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये क्या हो गई? दो पैरेलल लाइन हो गई। ठीक है, इतनी बात ठीक है। उसके अलावा क्या एक्स ट्रांसवर्सल है? हाँ, एक्स ट्रांसवर्सल है। क्यों? क्योंकि ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट कर रहा है, एक पॉइंट एम पर और एक पॉइंट एन पर कट कर रहा है, बराबर है, तो ये ट्रांसवर्सल हो गया। तो एक्स ट्रांसवर्सल है, ये याद रहेगा। जेड और डब्ल्यू जो लाइन है वो क्या है? आपस में क्या है? पैरेलल है। इतनी बात आपको समझने आ गई? अच्छा, अब ध्यान सुनो मैं क्या बताने जा रहा हूँ। अब यहाँ पर एंगल्स बनेंगे, जब दो लाइंस आपस में कट करती है तो एंगल्स बनता है। ठीक है, यहाँ पे काफी सारे एंगल्स बनेंगे, लोग बड़े कलरफुल पिक्चर में आपको बताने की कोशिश करेंगे, मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताना चाहता हूँ उनको। ध्यान सुनो, यहाँ पे कई सारे एंगल्स हैं। ये एक एंगल है, लेट्स से एंगल 1 है, यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है। सपोज करो यहाँ जो एंगल बन रहा है एम के पास वो 4 है, यहाँ एंगल बन रहा है 5 है, यहाँ एंगल बन रहा है 6 है, यहाँ एंगल बन रहा है 7 है, और यहाँ एंगल जो बन रहा है वो कौन सा है? 8 है। अलग अलग एंगल्स बन रहे हैं, टोटल 8 एंगल्स आपको बनाई दे रहे होंगे, दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, अब ये जो 8 एंगल्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये 3 अलग अलग टाइप्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला जो टाइप पड़ेगा एंगल का, जो ऐसे डायग्राम्स में आपको दिखाई देता है जहां दो लाइंस पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल है, वो जो पहला एंगल का नाम बताने जा रहा हूं, ध्यान सुनना बिल्कुल, पहले एंगल का जो नाम बताने जा रहा हूं, पहले एंगल का जो नाम है वो है करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या नाम है? करस्पॉन्डिंग एंगल, ये नाम है उसका। क्या नाम है? करस्पॉन्डिंग एंगल नाम है। अब करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से एंगल्स होते हैं या किन एंगल्स की पहचान से हम उन्हें करस्पॉन्डिंग एंगल बताते हैं, याद रहेगा? मैं बताता हूँ कैसे। पहले तो मैं टेक्स्ट बुक का डेफिनेशन बताता हूँ कि किसको करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं, टेक्स्ट बुक के डेफिनेशन के हिसाब से। टेक्स्ट बुक के डेफिनेशन के हिसाब से करस्पॉन्डिंग एंगल एक ऐसा एंगल होगा जहां पर उसका ट्रांसवर्सल, क्या कहा मैंने? ट्रांसवर्सल का आर्म, जैसे कि यहां पर एक दिख रहा है आपको, ट्रांसवर्सल का आर्म और उसके एंगल का आर्म दूसरे वाले एंगल के ट्रांसवर्सल के आर्म और उसके दूसरे वाले आर्म से मैच करे। नहीं समझाना कुछ? देखो मैं बताता हूं। यहां पर एक एंगल दिख रहा है तुम्हें AMP, मैं यहां बनाता हूं। देखो ऊपर x था, ये हिस्सा A का था, ये M का था और ये किसका था? P का था। ठीक है, ये किसका हाथ है? यहाँ ये एंगल बन रहा है, एंगल कौन सा है? 2 बन रहा है, बराबर। ये किसका हाथ है? ये किसका आर्म है? बताओ, ये किसका आर्म है? हाँ, ये किसका आर्म है? ट्रांसवर्सल का है। हाँ, किसका आर्म है? ट्रांसवर्सल का आर्म है, बराबर। तो ये ट्रांसवर्सल का आर्म हो गया प्लस ये किसका आर्म है आपके? ये जो आर्म है किसका है? ये इस एंगल का आर्म है, मतलब जो लाइन है उसी लाइन का है। तो ये लाइन सपोज करो Z है ना, ये लाइन Z है, बराबर। हाँ, अब नीचे का एंगल बन रहा दिख रहा है आपको, MNR दिख रहा है आपको एक एंगल। तो अगर मैं यहां से एक एंगल यहां से बनाऊं M से जोड़ के, ये N है यहां पर और ये यहां पर R है। ठीक है, ये कौन सी लाइन है? ये लाइन W है, तो इसे लिखते हैं लाइन W। क्या लिख दिया? लाइन W। ये किसका आर्म है? ये वाला हिस्सा किसका आर्म है? ट्रांसवर्सल का, बराबर। इसका डायरेक्शन नहीं दिख रहा है, पर इसका डायरेक्शन भी कहां होगा? ऊपर की तरफ ही होगा ना इसका भी तो डायरेक्शन। तो अब ध्यान से सुनो, आप समझ में आएगा कि करस्पॉन्डिंग एंगल है क्या। करस्पॉन्डिंग एंगल एक ऐसे एंगल होते हैं जिसमें ट्रांसवर्सल का डायरेक्शन और उनकी जो लाइंस का डायरेक्शन होता है वो सेम होता है। इस एंगल का नाम कौन सा था? ये वाला एंगल जो मैं इसकी बात कर रहा हूँ MNR, इसका है 6। तो 2 और 6 में देखोगे तो दोनों के ट्रांसवर्सल का डायरेक्शन क्या है? सेम है, और लाइन का डायरेक्शन भी क्या है? सेम है। तो ऐसे एंगल्स को हम कौन सा एंगल्स कहते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या कहते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल। आई रिपीट, आप लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल में आपको क्या समझा? करस्पॉन्डिंग एंगल में आपको दो बातें चेक करनी है। आपको चेक करना है उस एंगल में ट्रांसवर्सल का डायरेक्शन और उसकी करस्पॉन्डिंग लाइन का डायरेक्शन। दूसरे वाले एंगल जिससे आप कंपेयर कर रहे हैं, जैसे कि इस केस में आप ये वाला एंगल को इससे कंपेयर कर रहे हैं, तो उसके भी ट्रांसवर्सल का डायरेक्शन और उसके भी लाइन का डायरेक्शन, जो दूसरा आर्म है उसका, एक एंगल दो आर्म से बनता है ना, तो वो दोनों डायरेक्शन क्या होंगे? अगर सेम होंगे तो वो क्या कहलाएगा? करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा?
करस्पॉन्डिंग एंगल। तो अगर यहाँ पर 2 और 6 करस्पॉन्डिंग एंगल में है तो बताओ इस साइड पर क्या दिखेगा, इस साइड पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, यानी कि यहाँ पर एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 5 के। अगर ये समझने आया तो आपको ये भी समझने आएगा, यहाँ वाला एंगल आपको दिख रहा है एंगल 3, ये दिखा एंगल 3 आपको, तो ये वाला और इसको देखो, देखो ये वाला एंगल एंगल 3, इसमें ट्रांसवर्सल का डायरेक्शन नीचे, यहाँ पर एंगल 7 में भी ट्रांसवर्सल का डायरेक्शन क्या है, नीचे, और दोनों लाइन सेम है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर और ये वाला एंगल, इसमें देखो ट्रांसवर्सल का डायरेक्शन नीचे, यहाँ भी ट्रांसवर्सल का डायरेक्शन नीचे, मैं 4 और 8 की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर दोनों जा रहे हैं तो ये वाला किसके बराबर, इसके बराबर। यानी कि अगर मैं करस्पॉन्डिंग एंगल में बोलूँ तो कौन कौन किसके बराबर है, 2 अगर 6 के बराबर है तो 1 5 के बराबर है, 3 7 के बराबर है, तो 4 किसके बराबर है, 8 के। डेफिनेशन इसीलिए बताया कि आपको पता होना चाहिए, वरना ओरली भी बता दो तो समझ जाते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल में आप 2 बातों को चेक करेंगे, बताइए कौन सी 2 बातों को चेक करेंगे आप। पहली बात तो वो चेक करेंगे कि ट्रांसवर्सल का डायरेक्शन देखेंगे, दूसरा जो एंगल का आर्म, एक तो ट्रांसवर्सल से उसका आर्म बनेगा और दूसरा जो जाएगा वो दोनों के डायरेक्शन अगर सेम होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे। चलिए अब दूसरा एंगल की तरफ बढ़ते हैं। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल समझ गया आपको, तो आपका जो दूसरा एंगल है बेटा वो कौन सा है, ये समझ गए ना। करस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डिंग एंगल के लिए 2 बातें वो आपको समझने आ गई होंगी। अब जो दूसरा एंगल है उसका नाम है इंटीरियर एंगल। क्या नाम है, इंटीरियर एंगल नाम है, इंटीरियर एंगल, ठीक है। इंटीरियर से ही समझने आ रहा होगा, नाम से ही समझने आ रहा होगा, कहाँ होना चाहिए, अंदर होना चाहिए। तो क्या डायग्राम में नॉर्मली समझ नहीं पा रहे हो, ये जो दोनों एंगल है 1 2 लाइन के ऊपर है तो बाहर है, ये यहाँ से बाहर है 7 और 8, तो अंदर कौन सा एंगल है, अंदर 3 4 और 5 6 है, यानी 3 4 5 6 ये अंदर एंगल है। तो यही चारों आपस में क्या होंगे, इंटीरियर एंगल होंगे। तो इंटीरियर एंगल की पहली निशानी क्या है, वो इंटीरियर हो, वो 2 लाइंस के बीच में आए, यानी इन 2 लाइंस के बीच में जो एंगल आते हैं वो इंटीरियर होते हैं। अब कौन से इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, क्या 3 4 इक्वल होंगे, क्या 5 6 इक्वल होंगे, क्या 3 5 इक्वल होंगे, या 4 6 इक्वल होंगे। तो इंटीरियर एंगल वो एंगल्स इंटीरियर में इक्वल होते हैं जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर हो। अब ये ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल का एक साइड ये है, ट्रांसवर्सल का दूसरा साइड ये है, तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर कौन है, 3 और 6 है। तो एक इंटीरियर एंगल में एंगल ई किसके बराबर है, एंगल 6 के बराबर है, और वैसी एंगल 4 किसके बराबर है, एंगल 5 के बराबर है। समझने आई बात। यानी कि आप इंटीरियर एंगल को कैसे चेक करेंगे, 2 बातों से। पहले तो नाम से ही समझ आता है कि लाइन के अंदर होने चाहिए, और कौन से इंटीरियर एंगल फिर इक्वल होते हैं, जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर होते हैं। अगर वो इंडिया में है तो यहाँ पर इक्वल हो गए, चाहे श्रीलंका में तो यहाँ पर इक्वल हो गए, पाकिस्तान सोच रहे थे कि पाकिस्तान बोलूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, समझ गए, कुछ भी बोल दो। तो 3 6 के इक्वल, 4 5 के इक्वल, समझ गए। तो ये किसके लिए हो गया, इंटीरियर एंगल के लिए। ओके, तो अब लास्ट वाले एंगल को समझते हैं कि लास्ट वाला एंगल कैसा है। लास्ट वाला जो एंगल है बेटा वो आपका ऑल्टरनेट एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल। अब ऑल्टरनेट एंगल में बेटा 2 तरह के एंगल्स होंगे आपके पास, एक होगा इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल और दूसरा होगा एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। सबसे पहले इंटीरियर एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल पे जाने से पहले ये समझते हैं कि ऑल्टरनेट एंगल कहते किसे हैं। आप मेरे को नॉर्मली बताओ कि आपको ऑल्टरनेट का मतलब क्या समझता है। बेसिकली बेटा ऑल्टरनेट का मतलब तो यही होता है, जब एक चीज ली फिर छोड़ी फिर दूसरी ली। अगर मैंने कहा आपको ऑल्टरनेट डेज आना है, नहीं आप मंडे आएंगे, ट्यूसडे नहीं आएंगे, फिर वेडनेसडे आएंगे, थर्सडे नहीं आएंगे, फिर फ्राइडे आएंगे, बराबर। तो ऑल्टरनेट का बेसिकली मतलब ये होता है जब आप एक चीज छोड़ के एक चीज को ले लो। तो बेसिकली ऑल्टरनेट की बेसिक कंडीशन ये है, अगर आपको ऑल्टरनेट एंगल्स को इक्वल लिखना है तो ज्योमेट्री में उसकी बेसिक कंडीशन ही है ये कि वो ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड पर होने चाहिए। कहाँ होने चाहिए, ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड पर। पहली चीज ये याद रहेगी ना कि कहाँ हो, ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड पर हो, और उसके जो आर्म्स है उनके डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट। ये तो भाई लॉजिक बात है ना, अगर ये ट्रांसवर्सल है, अपोजिट में लिया तो एक यहाँ जाएगा और एक यहाँ जाएगा,
तो ऑब्वियसली बात है, तो खाली बेसिकली इतना याद रखना है कि उनके डायरेक्शन अपोजिट होंगे, और यानी कि ट्रांसवर्सल के रेफरेंस में वो दोनों कहाँ होंगे, अपोजिट। ठीक है, इतना याद रहे। अच्छा, अब ये इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल की बात करें तो इंटीरियर वाले कौन से एंगल है ये, और एक्सटीरियर वाले कौन से एंगल है ये। तो जब मैं इंटीरियर की बात करूंगा तो हमारा ऑल्टरनेट जब मैं इंटीरियर की बात करूंगा तो हमारा ऑल्टरनेट एंगल में जो कंसर्न होगा वो कहाँ होगा, इसके लिए। अब जब मैं एक्सटीरियर की बात करूंगा तो मेरा कंसर्न कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। तो जो इंटीरियर एंगल्स की अगर मैं बात करूं तो ध्यान से देखो, तो इंटीरियर एंगल में 3, 4, 5, 6 इंटीरियर एंगल है। अरे एग्री करते हो, हाँ बोलो, हाँ ठीक है। अच्छा, अगर इसको एग्री करते हो तो जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर ये ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल के अपोजिट वाले एंगल्स लेने हैं। कौन से एंगल्स लेने हैं, अपोजिट वाले। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे तो ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो ट्रांसवर्सल के यहाँ पर 3 और 6 एंगल है, यहाँ पर कौन सा एंगल है, 4 और 5 वाला एंगल है। ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब ऑल्टरनेट एंगल में इंटीरियर के लिए बता दूं ताकि समझ जाओगे। इंटीरियर जेड शेप बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, जेड शेप। ये देखो, अब ये वाला एंगल इसके बराबर होगा इंटीरियर में। एंगल 3 जो है वो एंगल 5 के बराबर होगा। ये ट्रांसवर्सल है, ये दोनों अपोजिट साइड पर है, और अगर आप देखेंगे तो एक कहाँ जा रहा है, यहाँ पर, और एक कहाँ जा रहा है, यहाँ पर जा रहा है। बराबर समझ रहे हैं। तो ये जो एंगल 3 है वो आपका किसके इक्वल है, एंगल 5 के इक्वल है। समझ गए, ओके। अब दूसरा, यहाँ पर इसी तरह से एंगल 4 किसके इक्वल होगा, एंगल 6 के। अगर ट्रेस करोगे तो देखो, मैं यहाँ पे ट्रेस करके बताता हूँ। एक जेड शेप आपको दिखाई दे रहा है, वैसे एक जेड शेप आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर। तो जो जेड शेप आपका बनता है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। इसको यहाँ उठा के रखो, तो 3 किसके इक्वल है, 5 के, 4 किसके इक्वल है, 6 के। समझने आया। तो ये किसके लिए है, इंटीरियर के लिए। 4 किसके इक्वल है बेटा, 6 के। एक्सटीरियर में सेम ऐसे होगा। एक्सटीरियर एंगल पहले बताओ कौन कौन से एक्सटीरियर एंगल है हमारे पास। हमारे पास एक्सटीरियर एंगल है 1, 2, 7, 8 है। बराबर। तो अगर 1 वाला लिया एक्सटीरियर में तो वो 8 के तो बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि सेम साइड है ट्रांसवर्सल का। तो 1 वाला किसके बराबर होगा, 7 के बराबर। तो 1 वाला एंगल किसके बराबर होगा, 7 के लिए। और दूसरा सेकंड वाला किसके बराबर होगा, 8 के लिए, क्योंकि सेकंड वाला 7 के बराबर नहीं हो सकता, ऑल्टरनेट में अपोजिट होना चाहिए। तो सेकंड वाला किसके बराबर होगा, 8 के। समझ रहे हैं। तो इस तरह से आपका यहाँ पर ये तीनों एंगल्स का बेसिक खत्म होता है, जहां पर हमने इंटीरियर एंगल देखा, करस्पॉन्डिंग एंगल देखा, और कौन सा देखा, सॉरी, अल्टरनेट एंगल्स देखे। ठीक है, याद रहेगा। मैं एक बार आखिरी बार रिवीजन करा दूं। बताओ कि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल को पहचानने के लिए बेसिक आपको क्या करना है, आपको ट्रांसवर्सल का डायरेक्शन देखना है और दूसरे वाले आर्म का डायरेक्शन देखना है। दोनों एंगल के लिए अगर ये दोनों डायरेक्शन सेम हुए तो कौन सा हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। इंटीरियर एंगल में लाइन के बीच में एंगल्स आने चाहिए, तो वो आप देख लेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा वो इंटीरियर एंगल है। ठीक है, इंटीरियर एंगल। और इक्वल कैसे होंगे, दोनों के डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। तीसरा वाला हमने कौन सा पढ़ा, ऑल्टरनेट एंगल पढ़ा। ऑल्टरनेट एंगल के लिए बेसिक कंडीशन ये है कि ट्रांसवर्सल के कहाँ हो, अपोजिट में आ जाए, और उनके डायरेक्शन फिर दूसरे आर्म्स के क्या हो, अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से कौन सा एंगल बन जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल बन जाएगा। तो होप सो इतना पार्ट आपको समझा होगा। अब हम जाएंगे इसकी एक्सरसाइज की तरफ, और अब हम देखेंगे एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। ओके, तो इसको नोट डाउन कर लो पहले तो। ठीक है, अब मैं मिटा रहा हूं इसको। चलो, अब हम चलेंगे इसकी एक्सरसाइज की तरफ। तो इसकी एक्सरसाइज में हमारे पास 2 क्वेश्चन है। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन में हमारे पास एक डायग्राम है, तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेंगे। यहाँ P है, यहाँ Q है, यहाँ S है, और यहाँ R है। यहाँ W है, यहाँ X है, यहाँ Y है, और यहाँ पे Z है। ठीक है, अब आपको कुछ पूछा है, एक बॉक्स दिया, एक बॉक्स खाली है, आपको बताना है आंसर। पहला पूछा है करस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए। ठीक है, पहला हमारा कौन सा है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए। ठीक है, पहला क्या पूछा हमको, करस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए पूछा है। तो
पहला इसमें ये पूछा है कि एंगल P के कंपैरिजन में एंगल P के करस्पॉन्डेंस में कौन सा एंगल आएगा। तो डायरेक्शन बना लो अगर चाहिए तो बेटा, ये यहाँ पर, 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 ठीक है। तो एंगल P के करस्पॉन्डेंस में आपको देखना है, तो आपका ये एंगल एक है जो ट्रांसवर्सल का डायरेक्शन इधर है और इसका डायरेक्शन इधर है, उसके करस्पॉन्डेंस में W आएगा बराबर, क्योंकि यहाँ पर भी ट्रांसवर्सल का डायरेक्शन ये है, उसका डायरेक्शन ये है। तो एंगल P का करस्पॉन्डेंस क्या होगा, इक्वली लिख रहे हैं ना, एंगल P एंड खाली लिख रहा है एंड एंगल W। काफी सिंपल है ना, ठीक है। दूसरा क्या पूछा है, एंगल Q। अब Q आ रहा है तो Q के लिए ये यहाँ से लिया तो उसका करस्पॉन्डेंस एंगल ये होगा। तो Q के लिए क्या आएगा बताओ, एंगल Q आ जाएगा एंड एंगल क्या आ जाएगा, X आ जाएगा। समझ गए। तीसरा एंगल R के लिए पूछा है। अब ये R यहाँ से आ रहा है तो इसका करस्पॉन्डेंस अगर ये यहाँ जा रहा है तो अंदर से ये कहाँ आएगा, एंगल R एंगल Y के बराबर होगा, क्योंकि देखो इसका ट्रांसवर्सल नीचे, एंगल Y का भी ट्रांसवर्सल नीचे और दोनों के दूसरे आर्म सेम डायरेक्शन में। तो तीसरा वाला क्या होगा बताओ, एंगल R एंड एंगल Y। समझ गए। चौथा वाला एंगल S, चौथे पर आते एंगल S के लिए। अब यहाँ पे S है तो S का Z डायरेक्शन नीचे, Z का भी डायरेक्शन नीचे और ये दोनों बराबर, तो S किसके बराबर है, Z के बराबर है। याद रहेगा, इसका ऊपर वाला एंगल इसके ऊपर वाला एंगल के बराबर, इसका ऊपर वाला इसके ऊपर, ये इसका नीचे इसके नीचे और इसका नीचे इसके नीचे के बराबर। ये हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल के लिए। उसके बाद उसने पूछा है इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल पूछा है सेकेंड वाला, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। उसमें किसका कंपैरिजन है, एंगल S का है पहला, एंगल S, इंटीरियर में S आया, ठीक है। तो S आया तो अपोजिट वाले पर देखेंगे, अपोजिट वाले पर यहाँ देखेंगे तो S के लिए क्या होगा, Z शेप बनाओ, दिखाई दे रहा है, देखो ऐसे Z शेप बन रहा है, तो S किसके बराबर है, X के बराबर है। तो एंगल S एंड एंगल X हो जाएगा बराबर, S और X हो गया। दूसरा W, ये W यहाँ पर है तो इसका अपोजिट यहाँ देखोगे, इंटीरियर में ही देखना है, तो एंगल W किसके बराबर होगा, एंगल R के बराबर होगा। समझ गए। हाँ, अगर मैं यहाँ पर पूछता कि एक्सटीरियर एंगल वाले एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल पूछता तो बताओ P किसके होता, यहाँ पर P था तो एक्सटीरियर में आप यहाँ पर P देखें तो यहाँ पर तो ये तो सब चारों इंटीरियर हो गए, तो PQ और YZ बचा। तो P के लिए Z तो नहीं आता, तो P के लिए क्या आता, Y आता, और Q के लिए क्या आता, Z आता। ये किसके लिए होता, एक्सटीरियर के लिए हो जाता। समझ गए। करस्पॉन्डिंग लिख दिया, इंटीरियर लिख दिया, एक्सटीरियर समझा दिया आपको मैंने, ओके, समझा होगा। अब हम जाएंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इसका सेकंड क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है, लिख लो इसको, ओके। चलो मैं रब कर दूं। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो देखो क्या कह रहा है। इसके सेकंड क्वेश्चन में डायग्राम है पहले तो, यहाँ पर एंगल A है, यहाँ एंगल B है, यहाँ एंगल B है और यहाँ एंगल C है, यहाँ एंगल E है, यहाँ एंगल F है, सॉरी यहाँ पर, और यहाँ पर G है, ठीक है। अब डायरेक्शन बना लूँ, ट्रांसवर्सल बता दो कौन सा होगा, मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पर। अगर ये है कैपिटल P, ये है कैपिटल Q और ये है कैपिटल R, तो P जो है ट्रांसवर्सल है, दो अलग अलग पॉइंट्स पर कट कर रहा है, एक पॉइंट यहाँ पर और एक पॉइंट यहाँ पर, और ये दो क्या है आपके पैरेलल लाइंस है। अब आपको अलग अलग चीज़ें यहाँ पर पूछी है, आपको इंटीरियर एंगल पूछा है, करस्पॉन्डिंग एंगल पूछा है और इंटीरियर एंगल पूछा है, ठीक है। मैं आपको आपकी सहूलियत के लिए चीज़ यहाँ पर बताता हूँ। अगर आपको ये डायग्राम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आप नॉर्मली इसको ऐसे भी बना सकते हैं जैसा होता है। मतलब अगर ये P और Q वाले में, ये सॉरी Q और R वाली लाइंस है, तो अगर ये Q और R वाली लाइंस को हम ऐसे बना दें और यहाँ पर इसको ऐसे बना दें, ठीक है। तो मतलब ये हमारा P हो जाएगा, और सपोज करो हमने यहाँ पर अगर पहले R आ रहा है तो R को बना लो और फिर किसको बना लो, Q को बना लो,
ठीक है, अगर चाहिए तो ऐसे बना लो, वरना मैं आपको इसी में सॉल्व करके बताता हूँ कि कैसे होगा। ठीक है, अगर ये चाहिए तो ऐसे बनाकर भी सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा सा पर दिमाग लगेगा वहां पर। तो हमारा पहला सवाल क्या है? हमारा पहला सवाल है इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल बताना है पहला, इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल के लिए जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि वो इंटीरियर होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, ऑल्टरनेट होना चाहिए। तो यहाँ पर दो लाइंस को ये देख लो, ये दोनों लाइंस के बीच के अंदर वाले एंगल से इंटीरियर होंगे। पहले तो वो कौन सा एंगल है, बी सी और ये सारे के सारे क्या होंगे, इंटीरियर। अब इसके बाद ये ऑल्टरनेट होना चाहिए, तो ट्रांसवर्सल ये है, पी ट्रांसवर्सल है। तो मैंने कहा था ऑल्टरनेट होते हैं तो अपोजिट साइड जाते हैं ट्रांसवर्सल के। तो अगर ये चार है, बी सी और ई है, तो सी के अपोजिट में कौन सा लेंगे, ई, और बी के अपोजिट में कौन सा लेंगे, एच। समझ में आया? सबसे पहले देखो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल में सबसे पहले आपको इंटीरियर एंगल ढूंढना है कि इंटीरियर एंगल कौन सा है। तो आपका इंटीरियर एंगल कौन से है, डी सी और ई एच है। उसके बाद ऑल्टरनेट में हम ट्रांसवर्सल में अपोजिट में ढूंढते हैं, तो सी के अपोजिट में कौन आ रहा है, यहाँ पर सी के सेम लाइन पर तो एच आ रहा है ना, तो वो नहीं लेंगे। तो सी के अपोजिट में कौन आ रहा है, ई, और बी के अपोजिट में कौन आ रहा है, एच। तो एंगल सी एंड एंगल ई होगा, पहला वाला हो गया, और दूसरा वाला क्या होगा, एंगल बी एंड एंगल एच। ठीक है, तो पहले तो इंटीरियर ढूंढने, फिर ऑल्टरनेट ढूंढिए। समझ गए? ये पहला हो गया। दूसरा क्या पूछा आपको, जस्ट अ मिनट, आपको दूसरा पूछा है, आई थिंक करस्पॉन्डिंग एंगल पूछा है आपको ना। हाँ, आपको दूसरा पूछा है करस्पॉन्डिंग एंगल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल देखते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है। ठीक है, फेयर इनफ। तो करस्पॉन्डिंग एंगल हमारा क्या है वो देखते हैं। तो हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल जो है उसके लिए हमें क्या देखना होता है, मैंने बताया था करस्पॉन्डिंग एंगल के लिए आपको देखना है उस ट्रांसवर्सल का डायरेक्शन और उसके दूसरे आर्म का डायरेक्शन। जैसे कि अगर आप यहाँ पर फिलहाल में एंगल ए और एंगल ई को देखो पहले मैं बता दूं कौन सा एंगल किधर जा रहा है, फिर समझ में आएगा। ए वाला एंगल इधर जा रहा है, ई वाला एंगल भी इधर जा रहा है, बी वाला एंगल इधर जा रहा है, एफ वाला एंगल इधर जा रहा है। समझे? डी वाला जो एंगल है वो इधर जा रहा है, सी वाला एंगल इधर जा रहा है, एच वाला एंगल इधर जा रहा है और जी वाला एंगल इधर जा रहा है। ये समझ में आया? ये समझ गए? एरो जिस साइड है उस साइड पर वो एंगल्स है। अब ये मत बोलना इसका एरो यहाँ है तो एच और जी दोनों यहाँ जाएंगे और ये ऐसे जाएंगे, नहीं, ये एच जो है वो इस साइड पर जाएगा, बी जो है वो इस साइड पर जाएगा। अब देखो करस्पॉन्डिंग एंगल इसमें कैसे निकालेंगे। अगर आप यहाँ पर ए वाले एंगल के डायरेक्शन को देखें तो ट्रांसवर्सल का डायरेक्शन कहाँ पर है, यहाँ पर है, और लाइन का डायरेक्शन कहाँ पर है, ऊपर है। वैसे ही अगर आप ई को देखो तो ई का डायरेक्शन कहाँ पर है, इस साइड पर है, यही है ना, ई का डायरेक्शन कहाँ है, इस साइड पर है, और इसका डायरेक्शन कहाँ, ऊपर की तरफ। तो क्या ए और ई के दोनों डायरेक्शन मैच हो रहे, ट्रांसवर्सल का डायरेक्शन यहाँ पर और लाइन का डायरेक्शन ऊपर। तो एंगल ए एंड एंगल कौन सा आएगा, ई आ जाएगा, पहला वाला। तो अगर एंगल ए और एंगल ई हुआ तो बी और एफ होगा। क्यों? क्योंकि बी कहाँ जा रहा है, इस तरफ, एफ भी कहाँ जा रहा है, इस तरफ, और बी का दूसरा आर्म ऊपर है, एफ का भी दूसरा आर्म ऊपर है। तो बी एंड एंगल एफ। समझ गए? अब नीचे की तरफ आ जाओ, डी कहाँ जा रहा है, इस तरफ, एच भी कहाँ जा रहा है बेटा, इस तरफ, डी यहाँ से नीचे जा रहा है, एच भी यहाँ से नीचे जा रहा है। तो एंगल डी एंड एंगल एच, इतना समझे, समझ में आया? फिर सी पर आओ, लास्ट में बच गया एंगल सी और एंगल क्या होगा, जी। समझ गए ना? देख लो, सी यहाँ पर जा रहा है, जी यहाँ पर जा रहा है, सी नीचे जा रहा है और जी भी कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो इस तरह से ये आपके कौन से एंगल्स हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। फेयर इनफ, समझ में आया? लास्ट में देखते हैं। लास्ट वाला जो है इसमें हमें पूछा है इंटीरियर एंगल पूछा है कि हमें इंटीरियर एंगल बताना है। इंटीरियर एंगल में काफी सिंपल है, मान लो ये लिख लो, मैं रब कर देता हूँ इसको, सॉरी, और इसको लिख लो, मैं इसे रब कर देता हूँ। अब हम जाएंगे इंटीरियर एंगल की तरफ कि हमें बताना है कि कौन सा इंटीरियर एंगल किसके बराबर है। ठीक है, फेयर इनफ। थर्ड वाले के लिए हमें बताना है इंटीरियर एंगल।
इंटीरियर एंगल की क्या पहचान थी? इंटीरियर एंगल की पहचान थी कि वो अंदर की तरफ आने चाहिए और सेम साइड के इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। याद आ रहा है? या वीडियो को पीछे करके देख लो। तो यहाँ पर ये अंदर की तरफ आ रहे हैं और ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर होनी चाहिए। मतलब बी किसके बराबर होगा? ई के, और सी किसके बराबर होगा? एच के। सो एंगल बी एंड एंगल ई और नेक्स्ट एंगल सी एंड एंगल एच। समझ गए? कोई और क्वेश्चन बचा है क्या? आई थिंक 2 ही क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज में। ओके फाइन। सो इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज खत्म होता है। मैंने काफ़ी डिटेल में वीडियो बनाया है, आपको एटलीस्ट समझने आना ही चाहिए ये। अगर कुछ भी डाउट है तो व्हाट्सएप पर पूछो, हमारा ग्रुप है, आप उसको ऑलरेडी ज्वाइन कर सकते हो जाकर। इनकेस कुछ भी रहे बेझिझक होकर कमेंट सेक्शन में पूछो और अपने स्कूल ग्रुप्स में, फ्रेंड्स ग्रुप में फॉरवर्ड करो। मैं इंशाल्लाह आगे भी ऐसे